अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्वेंट्री का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इन्वेंट्री में हमने अब तक ये पढ़ा एनआरवी क्या होती है, कॉस्ट क्या होती है, लोअर ऑफ एनआरवी एंड कॉस्ट एनालिसिस कब किया जाता है, कॉस्ट निकालने के लिए फाइफो मेथड क्या कहता है, वेटेड एवरेज मेथड क्या कहता है। ये सारी बात हमने कर ली। इससे मतलब अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो बताइए। और ये भी कि हमने ये चीज पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम से पढ़ी और शुरू के लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा कि जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, यानी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने की एंट्रीज पीरियोडिक सिस्टम से क्या होती हैं और परपेचुअल सिस्टम से क्या होती हैं। अब ये जो कल हमने तरीकाकार पढ़ा था जिसमें हमने फाइफो और वेटेड एवरेज अप्लाई करके देखा था, ये पीरियोडिक मेथड था। यानी इसमें एक साल खत्म होगा और साल के खात्मे पे हम फाइफो या वेटेड एवरेज पूरे साल का लगा देंगे। पीरियोडिक नीड नॉट टू बी सालाना, इट कैन ऑल्सो बी हाफ ईयरली। तो मे बी हम यूं कर सकते हैं कि पूरे 6 महीने की परचेजेस इकट्ठी करेंगे और देखेंगे 6 महीने के आखिर पे इन्वेंट्री क्या बची हुई है और फाइफो के तहत कैलकुलेट कर लेंगे और अगले 6 महीने की फिर अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह वेटेड एवरेज हो सकती है कि हम पहले 6 महीने की वेटेड एवरेज निकाल लें और फिर उसकी बेसिस पे हम इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल लें और फिर अगले 6 महीने की अलग वेटेड एवरेज निकाल लें। ये मंथली भी हो सकती है कि हम हर महीने वेटेड एवरेज निकालें और महीने के एंड पे हम अपनी इन्वेंट्री फाइंड करें और उसको वेटेड एवरेज फाइंड कर लें या फाइफो से फाइंड कर लें। तो पीरियोडिक सिस्टम का मतलब ये है कि आप ये काम किसी भी पीरियड एंड पे जाके कर रहे हैं, वो मंथली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या एनुअल हो, वो पीरियड एंड है। जबकि इसके बरक्स परपेचुअल ये कहता है, परपेचुअल मेथड ये कह रहा है कि जब जब कोई मूवमेंट आएगी इन्वेंट्री में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं परपेचुअल सिस्टम में खड़ा हूं तो फिर ये वेटेड एवरेज साल बाद इकट्ठी नहीं निकलेगी बल्कि हर ट्रांजैक्शन पे अलग से निकलेगी। ऐसे ही फाइफो साल बाद एक ही दफा नहीं निकलेगा, हर ट्रांजैक्शन में निकलेगा। आइए हम करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे फर्ज कीजिए कि 2 फरवरी 2022 को आपने कुछ परचेज की। इसी तरह 8 फरवरी 2022 को आपने कोई परचेज की। इसी तरह कोई 15 फरवरी 22 को आपने परचेज की और फिर 22 फरवरी 22 को आपने परचेज की और 27 फरवरी 22 को आपने परचेज की। यहाँ यूनिट्स ले लेता हूँ और यहाँ उनकी रेट ले लेता हूँ। तो फर्ज कीजिए यहाँ 1000 यूनिट खरीदा है, यहाँ आपने 1200 यूनिट खरीदा है, यहाँ आपने 500 यूनिट खरीदा है, यहाँ आपने 1500 यूनिट खरीदा है और यहाँ आपने 900 यूनिट खरीदा है। यहाँ यूनिट 12 रुपए का था, यहाँ 11 रुपए 60 पैसे का था, यहाँ फिर 13 रुपए का हो गया, फिर आप यूनिट 12 रुपए 10 पैसे का हो गया और फिर 12 रुपए 40 पैसे का हो गया। ये उसका रेट आ गया। अब ड्यूरिंग द अच्छा इसी महीने में आपने कुछ सेल भी की है। कोई आपने 5 फरवरी को सेल किया, कोई आपने 11 फरवरी को सेल किया, इसी तरह कोई आपने 19 फरवरी को सेल किया। और इसी तरह आपने कोई 29-28 फरवरी को आपने सेल किया। और इससे पहले आपके पास कोई
ओपनिंग यूनिट्स भी पड़े हुए थे, ओपनिंग इन्वेंट्री भी थी 1 फरवरी 22 की। यूनिट थे उसके लेट से 350 और उसका जो रेट था वो फर्ज कर लीजिए था 11 रुपये 80 पैसे। सेल कितने किए हैं आपने? आपने किए हैं सेल लेट से 800 यूनिट यहाँ सेल किया है, लेट से फिर 800 यूनिट यहाँ सेल किया है, लेट से 800 यूनिट यहाँ सेल किया है। चले मैं बदल लेता हूँ नंबर, यहाँ 850 कर देता हूँ, यहाँ 700 कर देता हूँ, यहाँ 1000 कर देता हूँ। ये आपने टोटल सेल किए हैं। कितने के सेल किए हैं? ये आपने 20 रुपए का सेल किया है, ये 22 रुपए का सेल किया है, ये 23 रुपए का सेल किया है, ये फिर 22 रुपए का सेल किया वगैरह वगैरह। अब हमें ये कहा गया है कि वेटेड एवरेज अप्लाई करना है और इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है। वेटेड एवरेज मेथड से इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए इन्वेंट्री है कितनी। तो भाई मैं यही कहूंगा ना कि ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस सोल्ड, जो बेच दिया, इज इक्वल टू इन्वेंट्री। जो ओपनिंग में मेरे पास था प्लस जो मैंने मजीद खरीद लिया माइनस जो मैंने बेच दिया, तो बाकी बच गया। तो ओपनिंग यूनिट्स कितने हैं मेरे पास? 350। जमा परचेज कितने किए मैंने? ये मैंने सारे परचेज कर लिए हैं। और नफी सेल कितने किए हैं? ये मैंने सेल कर दिए। तो 2100 यूनिट बच गए हैं मेरे पास। मैं यहाँ एक काम करता हूँ कि यहाँ टोटल भी लगा ही देता हूँ। ये मैंने परचेज किए हैं, ये मैंने सेल किए। तो मैंने कहा ओपनिंग में 350 यूनिट थे, जमा 5100 मैंने परचेज कर लिए और नफी 3300 मैंने बेच लिए। तो बाकी मेरे पास 2100 यूनिट की इन्वेंट्री बच गई है। अब 2100 यूनिट की इन्वेंट्री जो बची है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, कॉस्ट कितनी होगी? तो फाइफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज का मतलब है वेटेड एवरेज। तो मैं फाइफो से भी कर देता हूँ, वेटेड एवरेज से भी कर देता हूँ। वेटेड एवरेज, तो पहले तो हम इसकी वेटेड एवरेज निकालेंगे। वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं? वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं? सारे यूनिट्स इकट्ठे कर लें जो हमने खरीदे हैं या ओपनिंग में थे हमारे पास। तो 5100 यूनिट खरीदे हैं, 350 ओपनिंग में थे, तो यूनिट हो गए 5450। और इसके पैसे भी ले लें। इनके पैसे कितने हैं? इनको मैं पैसे निकाल लेता हूँ। 11 रुपये 80 पैसे का एक है, 350 है, तो पैसे हो गए 4130। ये इतने इतने के हो गए और इसको मैंने सम कर दिया, तो ये 61,730 ये हो गया। तो इसका मतलब है कि 61,730 की मैंने परचेज की है और 4130 की मेरे पास ओपनिंग में पड़े थे, तो टोटल 65,860 रुपए के यूनिट्स हैं। और यूनिट हैं कितने? 5450। तो एवरेज क्या निकल आई? टोटल पैसों को टोटल यूनिट पर डिवाइड किया तो 12 रुपये 8 पैसे हमारी एवरेज निकल आई। अब मैंने इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है। 2100 यूनिट है, एक यूनिट एवरेज है 12 रुपये 8 पैसे, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरे पास 25,377 रुपये इन्वेंट्री की कॉस्ट निकल आई अंडर पीरियोडिक वेटेड एवरेज। ठीक है, अब मैं इसी को फाइफो से करता हूं। फाइफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले वाली निकल गई। तो भाई बची कितनी? 2100। ये 2100 आखिर वाले होंगे। आखिरी कौन से यूनिट परचेज किए थे? ये 900 ये यूनिट परचेज किए, तो 900 तो ये वाले होंगे। 900 यूनिट जो हैं वो कौन से वाले हो गए? वो 12 रुपये 40 पैसे वाले हो गए। और 2100 यूनिट पूरे करने के लिए और कितने यूनिट चाहिए? 1200। 1200 यूनिट और हो जाए तो 2100 पूरे हो जाएंगे ना। तो ये 1200 यूनिट कौन से वाले होंगे? ये इससे ऊपर वाले होंगे, ये 12 रुपये 10 पैसे वाले होंगे।
तो इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरी पास इन्वेंट्री की वैल्यू निकल आई। तो वेटेड एवरेज पीरियोडिक मेथड से इन्वेंट्री निकली है 25,370 की 70 की, और FIFO पीरियोडिक मेथड से वैल्यू निकली है 25,680 रुपए। अब हम इसी को ही परपेचुअल से करते हैं, तो कैसे होगा? अब ये जरा तरीका थोड़ा लंबा है, इसको हम बनाते हैं। इसके लिए तरीकाकार क्या होता है, 3 सेक्शन बनाएंगे हम। इसका नाम रखेंगे रिसीट्स, इसका नाम रखेंगे इशू, नाम रखेंगे बैलेंस। आप इस इशू को सेल भी कह सकते हैं, और आप ये रिसीट को परचेज भी कह सकते हैं। यहां हम लिखेंगे क्वांटिटी, यहां हम लिखेंगे उसका रेट, और यहां हम उसके लिए लिख देंगे अमाउंट। ये हमने टेबल बना लिया। क्या हम लिख लेंगे डेट। अब सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है, 1 फरवरी को बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, 350 यूनिट पड़े हुए हैं। एक यूनिट जो है वो 11 रुपये 80 पैसे का है। पैसे कितने बनते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं ये वेटेड एवरेज कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ वेटेड एवरेज परपेचुअल से। ओके, अगले दिन 2 तारीख को हमने परचेज कर ली। कितने यूनिट परचेज किए, 1000। कितने रुपए के परचेज किए, 12 रुपए के। पैसे कितने बने, 12,000 रुपए बने। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने बैलेंस में जाना है और मैंने इकट्ठा कर देना। मैंने कहना 350 यूनिट पहले से थे, 1000 यूनिट और आगे, कुल कितने हो गए, 1350। पहले वाले यूनिट थे 4130 के, जमा मजीद कितने हैं, 12,000 के, तो टोटल पैसे हो गए 16,130। तो 16,130 डिवाइडेड बाय 1350 यूनिट, तो एवरेज निकला 11 रुपए 94 पैसे। अब ये आज की तारीख पे ये हमारी वेटेड एवरेज है। अब कोई भी चीज अगर मैं बेचूंगा तो उसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या होगी, 11 रुपए 94 पैसे। आज हमारी इन्वेंट्री की ये वेटेड एवरेज कॉस्ट है। अच्छा, 2 तारीख के बाद क्या हुआ होगा, 5 तारीख को सेल हुई होगी, तो 5 तारीख को मैं कहूंगा कि ये इशू में, सेल में, कि 800 यूनिट सेल हो गए। कितने के सेल हुए, 20 रुपए के सेल हुए। लेकिन ये तो सेल प्राइस है, मेरा सेल प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं तो कॉस्ट बना रहा हूं। तो लिहाजा मैं सेल प्राइस को इग्नोर करूंगा, मैं कॉस्ट बना रहा हूं। इन 800 यूनिट को जिनको मैंने सेल किया है, इनकी कॉस्ट क्या है, 11 रुपए 94 पैसे। ये इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो पैसे निकल आएंगे। यानी जो आज मैंने यूनिट सेल किए हैं उनकी कॉस्ट क्या है, 9,559 रुपए। बैलेंस क्या होगा, 1350 में से 800 निकल गए, और इसी तरह इन पैसों में से पैसे निकल गए, तो बकाया की पर यूनिट वही रह जाएगी जो पहले चल रही थी, 11 रुपए 94 पैसे 95 पैसे। ठीक है। अच्छा, 5 तारीख के बाद क्या हुआ, 8 आ गया, 8 को फिर परचेज हुई है। कितनी क्वांटिटी परचेज हुई है, 1200। और क्या रेट था, 11 रुपए, और पैसे से 13,920 रुपए। अब फिर यूनिट इकट्ठे कर दूंगा, 550 का स्टॉक पड़ा था, जमा 1200 और आ गए, 6571 उनकी वैल्यू थी, जमा 13,920 के और आ गए, तो 20,000 का माल है, और यूनिट कितने हैं, 1700, तो एवरेज निकले 11 रुपए 71 पैसे। सो एवरी टाइम, इसलिए इसको परपेचुअल कहते हैं, कि ये
साथ अपडेट होता रहता है। पीरियोडिक में हमने कहा साल बाद एक ही दफा एवरेज निकालो, जो भी यूनिट बिके हैं ना इन सारों की यही एवरेज कॉस्ट है। लेकिन परपेचुअल में हम साथ साथ एवरेज निकाल रहे हैं, और इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। 8 के बाद 15 आ जाएगा, 8 के बाद 11 आ जाएगा। 11 को कितने यूनिट सेल हुए हैं? 800 यूनिट सेल हुए हैं, 850 यूनिट सेल हुए हैं। और उसका उसका रेट क्या होगा, कॉस्ट क्या होगी? ये 11 रुपये 71 पैसे, और हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यूनिट बाकी कितने बचे? 1750 में से 850 बिक गए, 900 बच गए। और पैसे कितने बचे? 20,000 में से ये 9,900 निकल गए, इतने बचे। और उसको इस पर डिवाइड करूंगा तो वही एवरेज जो पहले चल रही थी 1171 आ गई। 11 के बाद क्या हुआ? 15 तारीख आ गई। $500 जमा 900 1400 यूनिट, 10,000 जमा 6500 कितने पैसे? ये डिवाइडेड बाई ये 12 रुपये 17 पैसे हो गए। 15 के बाद क्या हुआ? 19 आई, 19 को सेल हुई। कॉस्ट 12 रुपये 17 पैसे, और बैलेंस 1400 में से 700 बिक गए, 700 बच गए। 17,000 में से ये निकल गए, तो एवरेज वही आ गई। ₹12.17। उसके बाद 19 फरवरी के बाद 22 है, फिर 27 है, फिर 28 है। 22 और 27 दो दफा परचेज है। जिनके रेट आ गए और अब स्टॉक आ गया। ओपनिंग यूनिट इतने, मजीद इतने खरीद लिए, पैसे इतने, जो खरीदे उनके पैसे इतने, तो एवरेज निकल आई 12 रुपये 12 पैसे। फिर यूनिट मजीद खरीद लिए और मजीद पैसे जमा हो गए, तो फिर ये नई एवरेज आ गई। और लास्टली 27 के बाद क्या है? 28, और यूनिट सेल हुए हैं 1000, और एवरेज चल रही है 12-20। और पैसे बन गए इतने, और 3100 में से 1000 निकल गया तो 2100 यूनिट बचे, और 37,000 में से 12,000 निकल गया तो परपेचुअल सिस्टम में 2100 यूनिट की वेटेड एवरेज वैल्यू निकली है 25,626, और पीरियोडिक में निकली थी 25,377। दोनों में फर्क आया है। क्यों फर्क आया है? क्योंकि एक में आप एवरेज साथ साथ बदल रहे हैं, दूसरे में नहीं बदल रहे हैं। एक में आप कह रहे हैं कि ये पूरे साल की इकट्ठी एक दफा एवरेज निकाल लो और यही है पूरे साल की एवरेज। दूसरी में आप कह रहे हैं नहीं, ये एवरेज मूविंग एवरेज है, पहले दिन की अलग निकली, फिर दूसरे दिन की अलग निकली, फिर तीसरे, और हर दफा एवरेज बदलती चली जा रही है और बदले हुए के मुताबिक कर रहे हैं। तो ये फर्क है वेटेड एवरेज परपेचुअल में और पीरियोडिक में। फाइफो में ऐसा कोई फर्क नहीं है, क्योंकि फाइफो का तो मतलब ये फर्स्ट वाला निकल गया, जो बचा है वो आखिरी बचा। अब आप पीरियोडिक लगा दें या परपेचुअल लगा दें, जवाब एक ही आएगा, इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये तरीकाकार होगा। अच्छा, अब यहां से एक और चीज पता चल रही है, ये जो इशू वाले कॉलम का टोटल है, इसको अगर मैं सम कर दूं तो ये क्या बता रहा है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, और इसको अगर मैं सम कर दूं परचेज वाले कॉलम को, तो ये क्या बता रहा है?
टोटल परचेजेस। अब आप याद करें वो जो फार्मूला था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, वो यहां लग सकता है कि नहीं लग सकता? तो जवाब आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना है, 4130। परचेजेस कितनी है, 61,730। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 25,626। तो दिस प्लस दिस नफी दिस 40,234, वही 40,234। तो हर चीज इसमें से बरामद हो रही है। यही काम आप पीरियोडिक में भी कर सकते हैं, यही फार्मूला। पीरियोडिक में आप कहेंगे ओपनिंग स्टॉक, वही ओपनिंग तो सेम ही रहेगा, परचेजेस वो भी सेम ही रहेगी, जाहिर है परचेजेस तो उतनी है। क्लोजिंग स्टॉक अलबत्ता ऐसे निकलेगा, ऐसे। तो यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल 40,483 आ जाएगी। अब देखिए कि हालांकि दोनों वेटेड एवरेज हैं, लेकिन ये परपेचुअल से है और ये पीरियोडिक से है। फाइफो में सेम ही आएगा। फाइफो में मैं उसको भी किए देता हूं। ये ओपनिंग आ गया, ये परचेज आ गई, और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये कौन सा आएगा, ये फाइफो वाला आएगा 25,680। तो आपके पास दिस प्लस दिस माइनस दिस 40,180 निकल आई। और परपेचुअल में भी यही होगा और पीरियोडिक में भी यही होगा। तो ये है इसकी कॉस्ट निकालने की समरी। इसको हम कहेंगे परपेचुअल और पीरियोडिक दोनों टेक्निक। अच्छा, अब आप याद करें, अब परपेचुअल और पीरियोडिक की जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं। आइए, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? ओपनिंग स्टॉक की कोई एंट्री नहीं होगी। परचेज की क्या एंट्री होगी? ये जो सबसे पहले 12,000 की परचेज है, इसकी क्या एंट्री होगी? परचेजेस टू पेएबल। इसकी क्या एंट्री होगी? परचेजेस टू पेएबल, परचेजेस टू पेएबल, परचेजेस टू पेएबल, परचेज टू पेएबल। अच्छा, ये आ जाए सेल पे। सेल की एंट्री क्या होगी? रिसीवेबल टू सेल्स। कितने से? सेल प्राइस से। ये इसकी सेल प्राइस है। 16,000 से रिसीवेबल टू सेल्स, फिर 18,700 से रिसीवेबल टू सेल्स, फिर 16,100 से रिसीवेबल टू सेल्स, और फिर 22,000 से रिसीवेबल टू। ये पीरियोडिक सिस्टम था। अब परपेचुअल में आ गए। परपेचुअल में ओपनिंग की कोई एंट्री नहीं होगी। अब आपने ये परचेज किया है 1000 यूनिट 12,000 का, इसकी क्या एंट्री होगी? इन्वेंट्री टू पेएबल। ठीक है। उसके बाद आपने ये सेल कर दी है। सेल कितने यूनिट की है? 800। इसकी क्या एंट्री होगी? इसकी दो एंट्री होंगी। एक एंट्री तो वही होगी रिसीवेबल टू सेल्स, और दूसरी एंट्री परपेचुअल में डलेगी इस अमाउंट से, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। फिर ये परचेज पर इन्वेंट्री टू पेएबल, फिर सेल, इसकी एंट्री क्या डलेगी? कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री, और इसकी एंट्री क्या डलेगी? रिसीवेबल टू सेल्स। फिर आगे आ जाए, ये परचेज आ गई इन्वेंट्री टू पेएबल, फिर ये सेल आ गई कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्री, और उधर से रिसीवेबल टू सेल्स। फिर परचेज किया इन्वेंट्री टू पेएबल, फिर परचेज किया इन्वेंट्री टू पेएबल, फिर सेल किया, तो दो एंट्रियां डलेंगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल टू। तो ये बुनियादी फर्क है। परपेचुअल में आपको साथ साथ मालूम होना लाजमी है कि भाई अब मैंने इसकी एंट्री क्या डालनी है, कॉस्ट ऑफ सेल कितने से डालनी है, इसीलिए परपेचुअल में साथ साथ बनता है। पीरियोडिक में हम कहते हैं यार साल खत्म हो गया, एंड पे देखेंगे एक ही दफा। अच्छा, अब एक और बात बताएं, साल के इख्तिताम पे आपके पास इन्वेंट्री बच गई है ये 25,626 की, इसकी क्या एंट्री डलेगी? परपेचुअल सिस्टम में इसकी कोई एंट्री नहीं डलेगी। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री का लेजर साथ साथ आप बनाते चले आए हैं, तो इन्वेंट्री का तो जो क्लोजिंग बैलेंस खुद ब खुद बन जाएगा। इन्वेंट्री का लेजर होगा, उसका क्लोजिंग खुद ब खुद 25,626 निकल आएगा सीडी बैलेंस। लेकिन पीरियोडिक में ऐसा नहीं है। पीरियोडिक में आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है,
ये कहाँ पड़ी होगी? इन्वेंट्री के लेजर में। अच्छा, और ये जो परचेज आपने की है, ये सारी की सारी परचेज कहाँ पड़ी होगी? परचेज के लेजर में। इन्वेंट्री क्लोजिंग तो कहीं है ही नहीं, वजूद ही नहीं रखती। तो मैं आज क्या करूंगा, मैं आज ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है 25,370 की, मैं इसकी एंट्री डालूंगा क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिट, यानी इन्वेंट्री डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। यानी मैं इसको परचेजेस में से बाहर निकाल के कह रहा हूँ ये इन्वेंट्री है भाई, ये परचेज नहीं है। परचेज तो एक्सपेंस है ना, मैं कह रहा हूँ ये एक्सपेंस नहीं है, इसको बाहर निकालो, ये एसेट है। और दूसरी एंट्री भी डालूंगा, वो क्या होगी? इस ओपनिंग इन्वेंट्री को खत्म करने की एंट्री डालूंगा, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री मैंने रिकॉर्ड कर ली है, ओपनिंग इन्वेंट्री अभी तक मैंने खत्म, उसको खत्म करने की एंट्री डालूंगा। क्या? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। इन्वेंट्री डेबिट बैलेंस है ना, ये जो ओपनिंग इन्वेंट्री है ये डेबिट बैलेंस है, इसको खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दूंगा और परचेजेस को या कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट कर दूंगा। तो पीरियोडिक सिस्टम में आपको ओपनिंग इन्वेंट्री खत्म करने की एंट्री भी डालनी पड़ेगी और क्लोजिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने की एंट्री भी डालनी पड़ेगी, और दरमियान में जो परचेजेस हो रही हैं वो तो हो ही रही हैं। लेकिन परपेचुअल सिस्टम में आपको ओपनिंग इन्वेंट्री को खत्म करने की कोई एंट्री नहीं डालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो जैसे जैसे आप सेल कर रहे हैं आप खत्म कर तो रहे हैं, उसके अंदर ओपनिंग भी खुद ब खुद खत्म हो जाएगा और बाकी चीजें भी खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी, और क्लोजिंग इन्वेंट्री की कोई एंट्री नहीं डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बुनियादी फर्क है। इस तरीके से सारा मामला अपने पाया तकमील को पहुंचता है। कोई सवाल है तो बताइए। उसको रिसेंट जो रेट चल रहा होगा, मसलन फर्ज करें कि यहाँ 15 फरवरी है ना, 16 फरवरी को ड्राइंग हो गई है, तो 16 फरवरी को कौन सा रेट चल रहा है? ये 12 रुपए 17 पैसे, इस रेट पर ड्राइंग हो जाएगी। शॉर्टेज आ गई, शॉर्टेज कब पता चली? महीने के आखिर पे, तो आखिर वाला रेट लगा देंगे 12 रुपए 20 पैसे। ठीक, ठीक है, नहीं जी, दैट इज इट। और अब हम आते हैं इधर। इधर मैंने इन्वेंट्री आपको मुकम्मल बात सारी बता दी है। ये अब ये जो टेबल बने हुए थे ना, ये वही टेबल है, ये जो बेसिकली ये देख रहे हैं आप, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, ये वही टेबल है जो भी मैंने आपके साथ बनाया है। तो ये परपेचुअल और पीरियोडिक दोनों से बन जाता है। ये उसकी एंट्रीज आ गई, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं। ये पेज पेज नंबर, ये रिकॉर्डिंग इन्वेंट्रीज पीरियोडिक वर्सेस परपेचुअल, ये 4 नंबर सेक्शन है, इसमें इन्वेंट्रीज की एंट्री सारी आ रही हैं। यही वो एंट्रीज हैं जो मैंने आपको बताई कि अगर पीरियोडिक सिस्टम होगा तो क्या एंट्रियां डालेंगे और परपेचुअल होगा तो ये भी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन एग्जाम्पल 15 है, 15, 16, इसमें एंट्रीज हैं, तो ताकि आपको एंट्रीज भी वाजे हो जाए कि कैसे करनी है। जाहिर है इन्हीं एंट्रीज के नतीजे में वो वजूद में आते हैं, लेजर वजूद में आते हैं और फिर सिलसिला आगे बढ़ता है। इससे आगे इंशाल्लाह कल हम ये कम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल करना शुरू करेंगे और फिर इसके अंदर कुछ एक दो चीज़ें हमने और सीखनी है, वो सीखेंगे और इन्वेंट्री हमारा मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू।